हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। जो हम इंसान हैं उनका एग्जिस्टेंस, जो आज मतलब एग्जिस्ट करते हैं हम लोग, हमारा जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? सामग्री। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, ये जो लैंड के रिसोर्सेज वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, ये सब हमारे क्या है? रिसोर्सेज ही हैं। वी हैव बीन फुलफिलिंग, मतलब पूरा करना, आवर नीड्स बाय गेटिंग देम फ्रॉम नेचर सिंस अर्ली टाइम्स। हम ये जो अपनी डिमांड वगैरह है, अपनी जो नीड्स है, अपनी जो ज़रूरत है, उसको पूरा करते आ रहे हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज। ठीक है, wherein the forests are considered to be the very important resources। और जिसमें से क्या होता है, जैसे वाटर होता है, सनलाइट होता है एंड फॉरेस्ट होता है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट से बहुत सारे यूजफुल पुराने समय से ही रहे। ठीक है, अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का जो समूह होता है, मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ होते हैं तो उसको फॉरेस्ट बोला जाता है। स्क्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, स्क्रब्स मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं, और घास। Next, in natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man। देखो, नेचुरल वेजिटेशन मतलब सिंपल सा प्रकृति द्वारा जो भी उगे हुए पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे भी कोई किसी इंसान ने वो चीज़ को उगाया नहीं है, वो नेचुरली उगा है, तो उसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालयास। आज अगर देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे दिखते हैं? हिमालयास में दिखते हैं। सुंदरवन एंड रिमोट एरिया ऑफ थार डेजर्ट्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं थार डेजर्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो नेचुरली उग जाते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो, फॉरेस्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग प्रकार में देखते हैं। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया। फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया की वजह से उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया है। यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9th। हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, ऑनरशिप मतलब मालिकाना, एंड मैनेजमेंट मतलब जो उसकी देखभाल वगैरह करते हैं एंड उसको मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अब जो प्रशासन है उसके हिसाब से कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। डायरेक्टली उसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? वो फॉरेस्ट, वो जंगलों के ऊपर गवर्नमेंट करती है। हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, मतलब जो पेड़ पौधे काटते वगैरह हैं, लकड़ी काटना। कलेक्शन ऑफ वुड्स और फॉर पैस्चरिंग। तो याद रखना कि यहाँ पे है डायरेक्टली किसका कंट्रोल रहता है ऐसे फॉरेस्ट के ऊपर? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। यहाँ पे मतलब सिंपल सा, न लकड़ी काटना है, न लकड़ी को कलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं होता है। सेकंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको है ना प्रशासन देखती है। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेस देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। यहाँ पे देखो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा होता है कि इसको बस बचा के रखना है, इसको कोई हार्मफुल वगैरह मतलब हार्म नहीं करना है। और यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं वो अपने जैसे कोई भी एनिमल्स वगैरह के जानवर को लाके यहाँ पे बोलते हैं ना कि चरा सकते हैं। ठीक है। थर्ड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड। ऐसे फॉरेस्ट आज भी क्लासिफाइड नहीं हुए हैं, जिसको डिवाइड नहीं किए हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। अगर वहाँ पे आके आप एनिमल को चराओ, चाहे मतलब जानवर को चराओ, चाहे वहाँ पे जो ट्री फेलिंग होता है उससे है ना, उसमें कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। Classification of forests according to the ownership, administration, and management. The forests of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration, and management aspects. पहला स्टेट फॉरेस्ट, सेकंड कम्युनल या कम्युनिटी फॉरेस्ट, थर्ड प्राइवेट फॉरेस्ट। देखो, स्टेट फॉरेस्ट क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कंट्रोल सच फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मोस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बहुत सारे जो हमारे देश के जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट फॉरेस्ट के अंदर ही आते हैं। सेकंड, कम्युनल कम्युनिटी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। कुछ जैसे कम्युनल या फिर लोकल जो फॉरेस्ट होते हैं उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? वहाँ के लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज। याद रखना, लोकल बॉडीज में क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत।
थर्ड, प्राइवेट फॉरेस्ट, सच अ फॉरेस्ट इज ओन बाय द इंडिविजुअल्स, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपना मालिकाना उसके ऊपर होता है वो जंगल के ऊपर। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मे बी वो फार्मर्स हो सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, अकेला एक पर्सन हो सकता है जो क्या करता है, एक जंगल को ऑन करता है। और ये कहाँ पे देखे जाते हैं ज़्यादातर, ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैफाजार्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन, कुछ हैफाजार्ड कंडीशन में और कुछ तो ऐसा लगता है एकदम बंजर ही हो गए। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन में अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो जो ट्रीज की क्वांटिटी कम हो जाती है ना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जब है ना फॉरेस्ट की तबाही होने लगती है, मतलब ट्रीज की क्वांटिटी कम होने लगती है, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम, ये सिर्फ हमारे देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। इट कैन बी सेड दैट इट रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन, ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है, जब हम जो इंसान है वो लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और अपने मतलब के लिए जो पेड़ वगैरह काटते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, कुछ ट्रीज जो है वो नेचुरली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। However, it is negligible compared to the loss inflicted by the human interference, ये चीज़ को नकारा जाता है, अनदेखा किया जाता है कि कितना ज़्यादा लॉस वगैरह हम ह्यूमन्स ने खुद किया है हमारे इंटरफेरेंस की वजह से टू द फॉरेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों में कमी आने लगती है क्योंकि काट देते हैं, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कर देते हैं। कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है तो वहाँ पे पेड़ काट के तब फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब देखो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड, बहुत मतलब हर जगह फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमोसफियर, देखो इस जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके प्रभाव का मतलब ये पड़ता है कि अगर हम ज़्यादा पेड़ वगैरह काट देते हैं और पेड़ों की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी जो क्वांटिटी वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रभावित करने लगता है। With the removed forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases। देखो जब फॉरेस्ट रहता है तो पेड़ जो है वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, उनकी जड़ें। बट अगर वही फॉरेस्ट को ही काट देते हैं, ये लोग ट्रीज को ही काट देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा हो जाता है। सॉइल इरोजन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो सॉइल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एयर, ठीक है। तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो फार्म की फर्टिलिटी होती है जो वो डिक्रीज हो जाती है, उपजाऊ जो ज़मीन है वो डिक्रीज हो जाती है। इन द ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रीजन मतलब जहाँ पे वो बोलते हैं ना कोस्टल रीजन, द फॉरेस्ट एरिया हैज़ डिक्रीज लार्जली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे क्या हुआ है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट देयर एडोप्स, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है उन्होंने अपना जो घर है और अपना जो बोलते हैं ना कि एक टाइप का हैबिटेट वो खो दिया है। एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड्स एंड वाटर, और इसकी वजह से जो भी जंगली जानवर हैं अगर जंगल को काट दे रहे तो कहाँ पे चले आ रहे हैं, वो अर्बन एरिया में चले आ रहे हैं, क्या ढूंढते हुए, खाना और पानी। मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवरस एनिमल्स किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दोज शेफर्ड्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखो जंगल के पास जो भी, अब देखो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो भी जंगली जानवर है वो पालतू जानवर को मार के खा जा रहे हैं, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट के आसपास दिख जाते हैं। रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को हमें कैसे बचाना है उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो रिसर्च शुड बी कैरीड आउट टू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ वुड, मतलब ये जो बार बार हम ऑप्शन जो वुड का ऑप्शन यूज़ करते थे पुराने टाइम पे भी, कुछ हट वगैरह बनाना हो, मतलब झोपड़ी वगैरह बनाना हो या फिर कुछ काम हो तो हम लकड़ी का यूज़ करते थे। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले है ना इसका एक सब्स्टिट्यूट फाइंड करना चाहिए कि हम लकड़ी के अलावा भी इस चीज़ से वो चीज़ बना सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट, और ये क्या करेगा, वुड भी बचाएगा प्लस फॉरेस्ट भी बचाएगा। Wherever the trees are to be cut inevitably for the development work और फॉर नेसेसिटी न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पेसीज शुड बी ग्रोन। अभी देखो क्या होता है, अगर कहीं पे भी मान लो अगर ट्रीज को काटा जा रहा है, सिंपल सी बात है, आप ट्रीज को काट दो, कोई बात नहीं है डेवलपमेंट पर्पज के लिए, पर उतने ट्रीज क्या करो, उसको उगा दो सेम स्पीसीज के, मतलब सेम प्रजाति के। देयर शुड बी अ टोटल बैन फॉर कटिंग ट्रीज विच आर नॉट ग्रोन फुली, ऐसे ट्रीज जो अभी पूरा अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं किए हैं और उनको आप कट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड बैन होना चाहिए।
Those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for the future needs. ऐसे इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल वुड इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्री जो रहता है वहाँ पे तो वुड वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो देखो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए ताकि उनकी जो फ्यूचर नीड्स है उसको पूरा हो सके। एफोरेस्टेशन मतलब सिंपल सा क्या होना चाहिए, उनको ट्रीज वगैरह और ग्रो करना चाहिए। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल। अगर मान लो इको टूरिज्म के मतलब घूमने फिरने के नाम पे, सैर करने के नाम पे जो फॉरेस्ट है उनको है ना सिंपल सा डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं करना है, उनको मतलब है ना नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल, वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे गंदगी भी नहीं फैलाना है ना उसको डैमेज करना है फॉरेस्ट को। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अमंग द लोकल पीपल। जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता के लिए कि समझाना कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या यूज़ हो सकता है, हमको उसको हार्म नहीं करना है। तो ये प्रोग्राम हम लोकल पीपल के रिलेटेड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट The importance of forests and their conservation strategies should be included in the syllabus of the school and colleges. स्कूल और कॉलेज के जो बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर है ना ये फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत है और उसकी जो कंजर्वेशन क्यों बचाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेटेजीज की चीज़ जो है टॉपिक्स वो हमारी किताब के अंदर होनी चाहिए। दे शुड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और जो बुक्स वगैरह हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनमें ये भी समझाना चाहिए कि हमें जो फॉरेस्ट है उसकी ज़रूरत क्यों है, हमें उसको क्यों बचाना चाहिए, क्यों बचाना फॉरेस्ट को ज़रूरी है। Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. देखो जो सोशल फॉरेस्ट्री होता है एंड जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो फॉरेस्ट्री होता है उसको डेवलप करना चाहिए। और कैसे डेवलप करना है, एक पूरा प्लानिंग स्टेप लेना है, ठीक है, कि फॉडर हमको कितना ज़रूरत है एंड फायरवुड। इन प्लेस ऑफ फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देखो हम जो लकड़ी वगैरह जलाते थे अपने फॉर एग्जांपल कुकिंग पर्पस के लिए एंड जब कभी ठंडी लगता था तब भी हम क्या करते थे, फायरवुड वगैरह जलाते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका एक सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ लेना चाहिए, जैसे कि आप सोलर एनर्जी यूज़ करो, नेचुरल गैस यूज़ करो, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज स्प्रैंगली इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं उसको एक लिमिटेड वे में हमें यूज़ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्दियर इन्फेस्टेड ट्रीज शुड बी रिमूव्ड। जो इन्फेस्टेड ट्रीड होते हैं उसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। जो मतलब सिंपल सा जो मेन प्लांट होता है उसको प्रभावित करते हैं उसको बोल रहे हैं। फॉरेस्ट फायर कॉज हैवी डैमेज टू द फॉरेस्ट। और कभी कभी क्या होता है जब हम फॉरेस्ट फायर भी हो जाता है, मतलब है ना आग लग जाती है जंगल के अंदर हम इंसान की वजह। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट। जब जंगल के अंदर फॉरेस्ट फायर होता है, आग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है जंगल के अंदर। अ सेपरेट सिस्टम और अ फोर्स एट अ नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर डाउजिंग द फायर। आग को बुताने के लिए एक सेपरेट नेशनल सिस्टम भी होना चाहिए ताकि जो फॉरेस्ट के अंदर कभी आग लगे तो इसीलिए उसको फटाफट वो लोग बुझा सके। ड्यू टू द इंक्रीज मैन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन Due to the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the भंडारा फेयर्स और परिक्रमा सर्कुलर ट्रेवल्स। देखो पिलग्रिम्स मतलब क्या होता है, जो भी बोलते हैं ना कि श्रद्धालु उनको बोलता है पिलग्रिम्स। वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ट्रैवल है वो भी, ट्रैवलिंग जो है वो भी इजी तरीके से मिलने की वजह से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो है ना अपने धार्मिक जगह पे आते हैं और फॉरेस्ट एरिया में क्या करते हैं, भंडारा को अटेंड करते हैं, मेला को अटेंड करते हैं एंड वहाँ पे परिक्रमा करते हैं, सर्कुलर ट्रैवल होता है। एट द टाइम द लीटर शुड बी क्लियर्ड प्रॉपरली, मतलब वहाँ पे आसपास पे कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह नहीं करना है और उसको साफ सुथरा रखना है। अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पोल्यूटेड, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो फॉरेस्ट रहेगा, जो जंगल रहेगा जहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है वो प्रदूषित हो जाएगा। एंड एरिया शुड बी डेमोक्रेटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पैस्ट्योर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, एक ऐसा एरिया उसको है ना डेमोक्रेटेड रखना चाहिए एंड रिजर्व रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एनिमल का ही पालन पोषण होगा। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम देख सकते हैं कि किसके अंदर, क्लाइमेट के अंदर एंड फिजियोग्राफी के अंदर। ड्यू टू द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन का अलग अलग देखा जाए तो टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट रहता है। अ लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ठंड है,
तो वहाँ पे मान लो कि ऐसे बर्ड्स जो ठंडी नहीं सह पाते तो वहाँ से माइग्रेट कर लेती हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह की जियोग्राफी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी दिखते हैं और उनका बिहेवियर भी दिखता है। ठीक है, इसी देखो लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग द इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के अंदर, बर्ड्स पक्षियों के अंदर, एनिमल्स जानवरों के अंदर, एंड वेजिटेशंस। ठीक है, देयर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन कर लेना कितना है, 15 लाख स्पीसीज प्रजाति हैं जानवरों के और पक्षियों के पूरी दुनिया में। आउट ऑफ दिस 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया, जिसके अंदर 81,251 जो प्रजातियां हैं जानवरों के पक्षियों के वो भारत में पाए जाते हैं। इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के क्या बोलते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स मिलते हैं, उसके में 12th रैंकिंग होल्ड करता है क्या, इंडिया। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। एशिया के, यूरोप से और अफ्रीका के जो जानवर है वो अब इंडिया में भी देखे जाते हैं। अफ्रीकन साराक, यूरोपियन वोल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स, गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, भारत के अंदर। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक, देखो अब कौन कौन से जानवर होते हैं, ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पीकॉक, घोराड जिसको बस्टर्ड बोलते हैं, हॉक, किंगफिशर, फ्लैमिंगो, ये किंगफिशर और फ्लैमिंगो एक टाइप के बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सब जानवर और बर्ड पाए जाते हैं ये भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी में। द स्नो लेपर्ड इन हिमालयाज एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के दोनों जानवर हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। करंटली इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द टाइगर एंड लायन आर सीन मूविंग इन देयर नेचुरल एडॉप्ट्स, मतलब अपने नेचुरल प्लेसेस पे, मतलब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ के अंदर जहाँ पे जो टाइगर है और लायन है वो इधर उधर जंगल में घूमते दिख जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस थ्रोन इनटू द वाटरशेड एरिया ऑफ कोलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान एंड नाल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर। देखो माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ड्यू टू द सीजनल चेंज। सीजन के चेंज होने की वजह से क्या करते हैं, अपने जो पानी हो गया, खाना इसके तलाश में और अपने सर्वाइवल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये सब प्लेस पे वो देखे जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ ओडिशा। इस समय क्या होता है, जो समुद्री जो कछुए होते हैं वो क्या करते हैं, अंडा देने आते हैं कहाँ पे, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, ओडिशा के जो समुद्री इलाका है वहाँ पे। इंडियन पाइथन, वेरियस स्नैक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउदर्न रेन फॉरेस्ट। साउदर्न रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, अजगर देखो पाइथन पाया जाता है और स्नैक्स बहुत सारे टाइप्स के जो सांप वो पाए जाते हैं, एंड जो किंग कोबरा है वो भी यहाँ पे साउदर्न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। अब ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं और कुछ जो जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब समझ लो कि गायब ही होने वाले हैं, गायब होने की कगार पे। टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म ही होने वाले हैं। ठीक है, टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ इदार फॉरेस्ट में टाइगर्स हम लोग देख सकते हैं। अंबाजी एंड दांता फॉरेस्ट के नाम है जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, टाइगर्स को देख सकते हैं। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया। गुजरात के फॉरेस्ट एरिया में से जो टाइगर है वो टोटली तरीके से क्या हो गया, गायब हो चुके हैं। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटेंड फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। भारत के जंगलों में से जो चीता है वो भी आज गायब होते दिख रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती दिख रही है। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर वेरी इजीली सीन इन द इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। जो बहुत ही मतलब बोलते हैं आसान तरीके से जो पक्षियाँ दिख जाती थी आज वो मुश्किल से ही दिखती है। Some of them, like vulture duck with pink throat, cranes and owls, are on the verge of extinction. मतलब ये लोग हैं ना खत्म ही होने वाले हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। चिलोत्रो बर्ड once widespread in Arunachal of north east is not seen so easily. अब ये जो चिलोत्रो बर्ड है वो अब दिखती नहीं है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में। There is a danger of survival to the alligators of the fresh water of rivers and Ganga river dolphin. देखो जो एलिगेटर्स होते हैं उनका मतलब है ना मगरमच्छ टाइप के ही दिखते हैं वो लोग, वो भी बहुत कम दिखते हैं डेंजर में, और जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो भी बहुत कम दिखती है। द नंबर ऑफ द सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। जो समुद्री जो कछुए आते थे अंडा देने यहाँ पे जो समुद्री के कॉर्नर एरिया होता है, कोस्टल एरिया है वहाँ पे, वो भी अब कम दिखने लगे हैं। वाटरफॉल जलबीलडी once found frequently in Narmada
तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जो वाटरफॉल है जिसको जल बिलाड़ी बोलते हैं वो भी अब कम दिखने लगती है। अ टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अब अभी ये ऐसा समय आ गया कि हमें ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों जानवर कम हो रहे हैं, एनिमल्स बर्ड्स वगैरह कम हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्यों कम हो रही है। ठीक है, रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो भी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। Due to the human interference in the grasslands and in watersheds area of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger. सिंपल सा सबसे पहला रीज़न है हम इंसान क्या किए, जंगल में ही जाके पेड़ काटने लगे, वहाँ पे बसने लगे, ग्रास लैंड वगैरह यूज़ करने लगे, और पानी के खोज के कारण हम क्या किए, अपना जो हैबिटेट अभी वहाँ पे बसने लगे और फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एनिमल्स है उन्होंने अपना जो नेचुरल जगह है वो खो दिया और आज भी वो क्या है, डेंजर में है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इनबैलेंस। आज ये जो पेड़ वगैरह कम हो रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि हमने क्या किया है, जो फॉरेस्ट उनको तबाह करना स्टार्ट कर दिया है। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसकी वजह से क्या हुआ, जब पेड़ ही नहीं रहे तो जो जंगली जानवर वो भी बहुत कम दिखने लगे। हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, हाइड, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। हम इंसान क्या करते हैं, एनिमल्स का हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, क्यों, ताकि उनके जो बाल हैं वो ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, स्किन, उनके चमड़े, फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर का या फिर लायन का स्किन अपने शौक के लिए, बोन्स, हड्डियाँ भी, हॉर्न्स के लिए जो उनका ऊपर सींग होता है उसके लिए, और नेल्स इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, जैसे शेर का पंजा वगैरह। द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स। जो हम लोग लगातार अपने लालच की वजह से जो भी फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, सच एज रोड्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल रोड बना दे रहे हैं जंगल में, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के फॉर एग्जांपल डैम वगैरह हो गया, ब्रिज वगैरह बना दे रहे हैं पेड़ को काट के। माइनिंग मिनरल्स, एक्सपांसन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स ऑफ सिटीज़, मतलब वहाँ पे बोलते हैं ना घर बसाना या फिर सोसाइटी बसा देना, पेड़ पौधे को काट के। डिस्प्लेस द वाइल्ड एनिमल्स, इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाइल्ड एनिमल्स है वहाँ से गायब होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग। देखो जो फॉरेस्ट लैंड जो यूज़ होते थे वो किसके लिए यूज़ होते थे, ग्रास वगैरह के, फ्यूल और ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। द फॉरेस्ट फायर एंगल्स में मैनी स्पीसीज, अगर यहाँ पे देखो कभी फॉरेस्ट फायर होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी प्रजातियाँ मर जाती हैं उसके अंदर ही। When the forest fire occurs at the time of the rearing the young ones of the bird or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals। देखो क्या होता है, जब भी फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है तो जो यंग वंस होते हैं, चाहे वो बर्ड्स में हो चाहे ऐसे बच्चे जो अभी एग से हैच करके निकलने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स विदाउट any abode come into the conflict with the man and sometimes even lost their lives। देखो यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक जगह था जंगल, वो उसको अगर वो खो देते तो इसकी वजह से वो जो अपना घर है वो खो देते, और कभी कभी वो इसलिए क्या करते हैं, जो भी जानवर वगैरह हो वो जहाँ पे इंसान की बस्ती में वो दिखने लगते हैं, इवन उनको बहुत सारे तो अपनी जो लाइफ है, मतलब अपना जो जीवन है वो भी खो देते हैं। Hunting to procure biomedicine or things which make perfumes also bring the species on the verge of extinction। verge of extinction मतलब क्या होता है, ख़त्म होने के कगार पे। ठीक है, देखो हम आज क्या करते हैं, आज के टाइम पे कुछ एनिमल्स के हंटिंग वगैरह करते हैं ताकि मेडिसिन वगैरह बना सके और कुछ परफ्यूम्स वगैरह बना सकें। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। थिंग्स टू नो वो आप देख लेना एक बार, रेड पांडा के रिलेटेड। मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शंस, मतलब नज़रिया टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। हमें है ना, जो हमारा एटीट्यूड है और जो नज़रिया है जंगलों के रिलेटेड उसको चेंज कर देना चाहिए। वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज़ अ मिस्टेक। हम बोलते हैं ना, पैसा कमाने का एक अनलिमिटेड जरिया जो फॉरेस्ट को देखते हैं वो गलत है, वो हमारी गलती है। इट मस्ट बी प्रिजर्व, उसको बचा के रखना चाहिए फॉरेस्ट को। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। अगर हम जंगल को बचाएंगे तो वाइल्ड लाइफ, जो जितने भी जंगली जानवर या फिर बर्ड्स वगैरह वहाँ पे दिखते हैं, तो वो भी वहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो बचा सकते हैं हम लोग। मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नंबर बिटवीन द हर्बिवरस एंड कार्निवरस इन द फॉरेस्ट। जो नंबर है उसको हम बैलेंस करके रखना चाहिए, जो भी शाकाहारी या मांसाहारी जो भी जानवर वगैरह कहाँ पे, फॉरेस्ट के अंदर।
For these steps like maintaining the water resources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. इसकी वजह से क्या करना चाहिए, जो भी पालतू जानवर है उनका है ना रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। किस लिए, वहाँ पे है ना फॉरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग वगैरह ना करे, और वाटर रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल पानी की सुविधा वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए पॉन्ड या फिर लेक में। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग। शिकार करने के रिलेटेड क्या होता है, बैन कर देना चाहिए कि कोई भी किसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि जो जानवर है उनका शिकार कर सकते। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली, बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड और इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज। देखो, अगर कोई एनिमल को मारता है, हंटिंग करता है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट मिलना चाहिए, हैवी फाइन भी लगना चाहिए। अगर कोई इलीगल माइनिंग वगैरह भी करता है तो उसको फाइन भी इम्पोज करना चाहिए। इलीगल माइनिंग मतलब विदाउट द परमिशन वो क्या कर रहा है, जंगलों में खुदाई कर रहा है। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड्स। देखो, प्रोक्रिएटिव पीरियड्स पे ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि उनको कोई डिस्टर्ब वगैरह ना हो सके, ठीक है। अ स्टडी शुड be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings and or tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. देखो, इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज क्या हो सकता है, फॉरेस्ट की गैदरिंग और टूरिज्म की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, डीपली स्टडी करना चाहिए। प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी करना चाहिए। If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. अगर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो टीम रहती है, अगर वही इनएक्टिव है, मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए एंड उनको ऐसा बोलना चाहिए कि है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देखो, थिंग्स टू नो गंगा रिवर डॉल्फिन, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, अब देखो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम लाया गया है। सम स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड, लागू किया गया इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, उनको बचाने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह भी इंप्लीमेंट किए गए, लागू किए गए। अंडर दिस स्कीम्स सम प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड फॉर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर इन डेंजर और विच आर लाइकली टू बी एक्सटेंड इन नियर फ्यूचर। इसलिए क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए गए ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे प्रजातियों के लिए जो या तो मतलब है ना एक्सटेंशन पे आ गए हैं, या फिर है ना फ्यूचर में वो एक्सटेंट हो सकते हैं, मतलब अभी ख़त्म ही हो रहे हैं और या फिर फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं। तो इनके लिए क्या किया है, स्पेशल स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट किया गया है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स इन ब्रीफ। कुछ जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में विस्तार में जानते हैं। फर्स्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। एज पर वन एस्टिमेट, अनुमान के हिसाब से, देयर वर मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी जो शताब्दी है उसके स्टार्टिंग में ही 40,000 टाइगर थे, काम है भारत में। ड्यू टू अनरेस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन देयर वॉज अ बिग डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर। देखो क्या करते थे, अनरेस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे जो कि लीगली नहीं होता था, और डिफॉरेस्टेशन पेड़ वगैरह काट देते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डेंजर में आ गए। In such circumstances, these projects to save tiger was started in 97। इसके नजीक बोलते हैं ना कि जो ये चीज़ की वजह से, ये नतीजे की वजह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था कब, 1971 में। याद रखना, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, सेव टाइगर, वो कब स्टार्ट किया गया था, 1971 में स्टार्ट किया गया था। अंडर द प्रोजेक्ट a series of steps are taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological बैलेंस एट द नेशनल लेवल। सिंपल सी बात है, उनको नेचुरल हैबिटेट को एकदम अच्छे से मेंटेन रखना, ठीक है। इसका स्टेप्स वगैरह देखा गया था, कुछ एक्शंस वगैरह लिए गए थे। टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स, और 44 रीजन्स भारत के अंदर क्या किया गया, ये जो प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। किसको बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। थिंग्स टू नो यहाँ पे देख लेना, लेपर्ड के बारे में, चीता के बारे में। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1992। कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड द एलिफेंट्स प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स एंड देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स। देखो, सिंपल सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट है एलिफेंट प्रोजेक्ट, वो कब स्टार्ट किया गया था, 1992 में। इसका जो मेन पर्पज था वो सिंपल सा था कि जो भी एलिफेंट्स वगैरह है उनको नेचुरल हैबिटेट्स, जो उनकी प्राकृतिक जगह है, वहाँ पे उनको बचाना है, और उनके जो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स है उनको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। Today there are about 26 protection zones for the elephants in the country. Today there are about 26 protection zones for elephants in the country. 26 protection zones बनाए गए हैं elephants के बचाव के लिए। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये जब प्रोजेक्ट को जब लागू किया गया था, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट।
After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. जैसे ये प्रोजेक्ट को, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसको लागू किया गया, तभी क्या देखा, मतलब जो एलिफेंट की क्वांटिटी में बढ़ोतरी देखा गया है. Beside this project also works for maintenance of the domesticated animals. जो भी पालतू जानवर है उसके रिलेटेड भी ये काम करते हैं. थर्ड, राइनो प्रोजेक्ट. देखो राइनोसोरस के लिए क्या प्रोजेक्ट बनाया गया था. दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया. देखो वन हॉर्न राइनो जो है उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन आसाम. जितने भी राइनो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आसाम राज्य में पाए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन लेस नंबर इन द सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ राइनो विजन 2020, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइनोज इज टारगेटेड एट 3000. मतलब राइनो की जो क्वांटिटी है वो 3000 तक बढ़ना चाहिए. एक बोलते हैं ना कि विजन लाया गया था, राइनो विजन 2022. नेक्स्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट. मगरमच्छ के रिलेटेड और जो एलिगेटर्स है उनके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लागू किया गया था. देखो, दिस स्पीसीज ऑफ एलिगेटर्स विच इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन द डिकेड ऑफ 1970. अब यहाँ पे देखो, यह है ना एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं जो क्रोकोडाइल्स वगैरह है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक टाइमली स्टेप्स टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट को है ना समय से ही स्टार्ट कर दिया गया है. और किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ये जो एलिगेटर्स है या क्रोकोडाइल्स है वो बच सके और एक्सटेंड ना हो. वल्चर प्रोजेक्ट. वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर. ये क्या करता है, जो भी मतलब सिंपल सा फॉर एग्जांपल अगर कुछ एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उनको भी खा के ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है एंड उनको पूरा खा डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन करने का काम करता है. कौन? वल्चर. इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स. मरे हुए जानवर को जो मांस वगैरह वो खा लेता है ये. देयर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया. 9 प्रकार के सब स्पीसीज है, प्रजाति है किसके? वल्चर के. ड्यू टू द अनयूजुअल डिक्रीज इन इट्स नंबर, दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2004. उसकी जो वल्चर की जो नंबर क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसको ये प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में स्टार्ट किया गया था. स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. This species, which is found at an altitude of about 3000 meters in the Himalayas, lives in snow only. जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ पे रहते हैं? बर्फीले जगह पे ही रहते हैं हिमालय के अंदर. इनकी प्रजातियाँ भी वहीं पाई जाती है. This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about the snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it. ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था ताकि जो वहाँ के लोग हैं, लोकल पीपल, वो भी जागरूक हो सके और उनके पास मतलब उनको अवेयरनेस फैलाना है ताकि क्यों हमें ये जो स्नो लेपर्ड उनको बचाना है. बिसाइड दिस, इसके बावजूद अदर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑपरेशनल इंक्लूडिंग कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट, मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट फॉर द स्पेशल स्पीसीज ऑफ डियर फाउंड इन मणिपुर, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट ऑन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स. तो मतलब ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लागू किए गए थे ताकि डिफरेंट एनिमल्स को क्या कर सके, एक्सटिंक्शन से बचा सके. Sanctuaries, national parks and bioreserves. Sanctuaries, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व आर एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये क्या किया गया, इसका जो ये सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व का मेन पर्पस क्या था? ताकि ये जो जंगली जानवर हैं उनको बचा सके. ऑल दीज 3 वर्ड्स शुड लाइक सिनोनियम्स बट देयर इज सम डिफरेंस. ये तीनों चीज़ है ना सेम दिखेंगे, सेम लग रहा होगा, समानार्थी जैसा लग रहा होगा, बट ये है ना अलग अलग है. देखो सेंचुरी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट. सेंचुरी के अंदर है ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का परमिशन रहता है, ठीक है, कुछ सर्टेन लिमिट तक. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन लेके वहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़. प्रशासन का परमिशन लेके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोकल पीपल अपने जानवरों को चरा सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज. कुछ प्रजातियों को बचाने के लिए ये सेंचुरी का एस्टैब्लिश किया गया था. द सेंचुरी कैन बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टेन प्रोसेस. कुछ प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद ही जो गवर्नमेंट है इसको एस्टैब्लिश कर सकती है. देखो, पेरियार, चंद्रप्रभा, यूटराग्राम आर फेमस सेंचुरीज. ये नाम याद रखना. नेक्स्ट, नेशनल पार्क. अब देखो नेशनल पार्क क्या होता है, कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टिव जोन. यहाँ पे जो नेशनल पार्क होता है वो प्रोटेक्टिव जोन में आता है. मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर. देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. देखो वहाँ पे क्या था कि एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एनिमल ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज़
इन अ सेंचुरी, ये सेंचुरी के अंदर ही होता है, ठीक है। इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको स्टार्ट किसकी वजह से किया जाता है, किसके हेल्प की वजह से, केंद्रीय और राज्य सरकार के मदद की वजह से। देखो काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, लचिगाम एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स। थर्ड, बायो रिजर्व जोन। इट इज़ फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स की वजह से ये स्टार्ट किया गया है, एस्टैब्लिश किया जाता है। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन को बचाने के लिए बायो रिजर्व किया जाता है। बिसाइड द वेजिटेशन, इंसेक्ट्स एंड लैंड्स ऑफ दैट एरिया, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। वेजिटेशन को भी बचाया जाता है, कीड़े वगैरह को भी बचाया जाता है, और वो जो ज़मीन है उसको भी बचाया जाता है, और जो भी लाइफ स्टाइल है हम इंसान का उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बायो रिजर्व जोन वगैरह बनाए जाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर द रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट द बायो रिजर्व्स करते हैं, मतलब सिंपल सा रिसर्च करते हैं इसके बारे में। इन सर्च प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन्स मूवमेंट्स आर टोटली रेस्ट्रिक्टेड। जो भी एक्सटर्नल ह्यूमन है, मतलब इंसानों का वहाँ पे आना मना है। द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का होता ही है बायो रिजर्व जोन। देखो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, Panchmadhi, etc. are considered to be the important bioreserves of the nation. The Run of Kutch of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environment conditions. याद रखना जो रन ऑफ कच्छ है उसको भी बायो रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया गया था। Development process is inevitable, but along with it, it is necessary that we keep in mind its ill effects on the entire life system while planning. देखो क्या होता है, डेवलपमेंट जरूरी होता है, बट उसके इफेक्ट्स वगैरह भी क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए प्लानिंग के दौरान। व्हेन एवर वन स्पीसीज इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और इज इन डेंजर, द रिजल्ट्स ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन आर फार रीचिंग। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी जो स्पीसीज है वो अगर ख़त्म होने के कगार पे या फिर ख़त्म होने वाला है, तो जिसकी वजह से जो फूड चेन का प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, मतलब है ना, बोलते हैं कि बर्बाद हो जाता है, यूजफुल नहीं होता है। इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। फूड चेन के अंदर क्या होता है, हर एक जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। इफ़ अ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंस। अगर एक लाइफ जो है अगर वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, इसकी वजह से जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है। इफ़ वन स्पीसीज इज रिमूव्ड द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन अ लॉन्ग रन। अगर किसी एक प्रजाति को भी अगर हटा दिया गया तो जो नेचुरल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा लंबे समय के लिए। दीज इफेक्ट्स रीच मैन वेरी लेट, हैंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और ये जो इफेक्ट्स इसके प्रभाव है हमें बाद में पता चला, क्योंकि हम इसके बारे में पहले जागरूक नहीं थे। दोज एनवायरमेंटल डेंजर्स विच आर फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ द केयरलेसनेस डेवलप। Those environmental dangers which we are following are the result of the carelessness developed before decades. अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम है ना, मतलब इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं थे उस टाइम पे 10 साल पहले। इफ़ वी हैव अ प्लान डेवलपमेंट, अगर हमारे पास एक प्लान डेवलपमेंट होता कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, डेवलप करना है, एंड जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे मतलब अभी आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट डे। हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण के साथ एकदम फ्रेंडली तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लेक्चर वो खत्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आता है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना, एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।